हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। अगर आप किसी भी एमएससी एंट्रेंस या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से पढ़रे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू। हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। और कैसे हैं आप सभी बच्चे? तो भाई चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, ये हम बात करेंगे जीओसी के ही लेक्चर। जो हमारा हमने जो बेसिकली बोला था कि हमारे पास 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं। हम इंडक्टिव इफेक्ट को देख चुके हैं, हम रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट को देख चुके हैं, एंड आज हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की। गुड इवनिंग। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इसे बोलेंगे। और भाई कल आपका जो है टेस्ट होगा स्टीरियो केमिस्ट्री का। आप शाम को 5 बजे के बाद दे सकते हो उसको, ठीक है। शाम को 5 बजे के बाद आप उस टेस्ट को दे सकते हो, कभी तक भी दिया जा सकता है। लेकिन जो भी बच्चे उसको कल में देंगे उन्हीं का मैं स्कोर काउंट करूंगा। बाकी आप कभी भी दे सकते हो उसको, ठीक है। उस टेस्ट को आप दोबारा से भी दे सकते हो, फ्यूचर में कभी आप देना चाहो तो अटेम्प्ट उसके रख दिए जाएंगे। तो कल 5 PM के बाद आपको टेस्ट शो हो जाएगा, ठीक है। कैसे कहाँ पे होगा वो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा ग्रुप में, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन, तो भाई इसके 2-3 और नाम होते हैं। एक हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, दूसरा जो इसका नाम होता है वो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसी को बोलते हैं भाई। अब मैंने रेजोनेंस पहले इसलिए पढ़ाया ताकि आप रेजोनेंस में और हाइपर कॉन्जुगेशन में देख पाओ कि क्या डिफरेंस होता है। तीसरा इसी का नाम होता है बेकर नाथन, ठीक है। बेकर नाथन कंसेप्ट या बेकर नाथन स्ट्रक्चर्स भी इसे बोला जाता है ना। तो भाई ये बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, इसको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, काफी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। सभी बच्चे गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अभी आए आपके कमेंट। गुड इवनिंग आशुतोष, हाउ आर यू माय फाइन। रमेश गुड इवनिंग, दीपक गुड इवनिंग, किरण, यंतिका, रुचिता एंड जगरात, आप सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। अभिनय भी आ गया भाई, या तो राम राम जी कह के, ठीक है। तो चलिए, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे भाई। स्टीरियो के अगर और कोई डाउट है तो भेज सकते हैं आप, जैसे अनामिका ने आज भेजे हैं तो भेज दीजिए, कभी भी कर लेंगे स्टीरियो का सेशन, ठीक है ना। जिसके भी डाउट है भेजिए मुझे आप। और दीपक मुझसे एक बार कह रहे थे, है ना, कि सर रिप्लाई नहीं दे रहे हो। दीपक यार, आप स्टूडेंट हो, उसके बाद एमएससी एंट्रेंस वाले हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ते नहीं है, मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। तो भाई बहुत प्रॉब्लम होती है ना। हर बच्चे को रिप्लाई नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर मैं ना रिप्लाई दूं उसका मतलब मैंने देख तो लिया आपका मैसेज, कुछ न कुछ उसका हिंट छुपा हुआ, ठीक है। तो आप कह रहे थे जैसे कि वैसा कुछ नहीं है। प्रिया गुड इवनिंग, वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली जो पढ़ा जाता है वो 3 टाइप के कंपाउंड्स के लिए ज्यादा पढ़ा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। यस सर, डाउट है भेजिए, पीडीएफ बना के ग्रुप में भेज दीजिए, पीडीएफ बनाओ और ग्रुप में भेज दो बस, ठीक है। तो उसके बाद हम जो बात करते हैं भाई, इसको हम जो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं इसे बेसिकली मैं एच इफेक्ट बोल देता हूं भाई, है ना। इसकी बात की जाती है 3 टाइप्स के कंपाउंड के लिए मेजरली, ठीक है। इसके हम बात करते हैं एल्कीन के लिए। किसके लिए देखते हैं भाई हाइपर कॉन्जुगेशन को? एल्कीन के लिए देखा जाता है, ठीक है। कार्बोकटाइन के लिए देखते हैं, कार्बोकटाइन के लिए, और फ्री रेडिकल के लिए, और फ्री रेडिकल के लिए। तो इन 3 केसेस में हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। एल्कीन के केस में देखने को मिलता है, कार्बोकटाइन के केस में देखने को मिलता है, और फ्री रेडिकल के केस में देखने को मिलता है। अब ये होता क्या है एच इफेक्ट? जैसे मैंने इंडक्टिव की बात की कि वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पहुंचाता है। पाई बॉन्ड में जो रेजोनेंस था हमने देखा कि पाई टू पाई इंटरेक्शन हो रहा था, कॉन्जुगेशन हो रहा था। अब एच इफेक्ट ऐसा क्या है कि जो इंडक्टिव से भी अलग है और जो आपका रेजोनेंस से भी अलग है। तो एच इफेक्ट बेसिकली इंडक्टिव प्लस रेजोनेंस मिलके ही बना, कुछ हद तक देखा जाए तो। पहले तो इसके डेफिनेशन के ऊपर ही वर्क करते हैं कि एच इफेक्ट, पहली बात तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है भाई, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट होगा, पहला पॉइंट तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा जो पॉइंट आप किसके बारे में जान सकते हो कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है भाई आपका? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है ना, पेंडेंट। और भाई कह रहे हैं कि लॉकडाउन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा 15 डेज, उड़ीसा में तो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आपको तो घर पे बैठ के बढ़िया क्लासेस मिल रही, मेहनत कीजिए अच्छे से, काफी टाइम है, बाहर जा नहीं रहे होगे।
ठीक है भाई, ये बात समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड टू पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड टू पाई बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ये बहुत ही मतलब बहुत ही अलग सा कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल समझाऊंगा तो उस एग्जांपल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी हमने अभी तक तीसरा इफेक्ट है ये हमारा, सबसे पहले जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो आपको मेसोमेरिक को प्रायोरिटी देनी है, और मेसोमेरिक में भी स्पेशली आपको जो बैक डोनेशन दिखे आपको, ठीक है, बैक डोनेशन को, एक में भाई रेजोनेंस लग रहा हो, एक में बैक डोनेशन लग रहा हो, यानी बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी उसको। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है, कोई भी आप देखोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन को सेकंड प्रायोरिटी देंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट को आपका सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट को सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती है। इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मेसोमेरिक डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते। इंडक्टिव ऑर्थो पैरा मेटा तीनों पे लगता है, लेकिन मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ओनली ऑर्थो एंड पैरा पे ही देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ किस पे लगेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पे लगेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ताकि मैं आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझा पाऊं चीजों को। तो होता क्या भाई, मान लो कि मैंने ये लिया, ये आपको कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन मैंने यहाँ पे लिया। अब क्या होता है भाई, पाई बॉन्ड जरूरी नहीं है भाई, पाई बॉन्ड की जगह आप वैकेंट ऑर्बिटल भी लिख सकते हो, ठीक है। पाई बॉन्ड की जगह आप वैकेंट ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। रेजोनेंस एनर्जी जस्ट इसके बाद, आज मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा दूंगा, एक क्लास और हाइपर कॉन्जुगेशन की लेंगे, उसके बाद मैं आपको तीनों एनर्जी पढ़ाऊंगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन एंड रेजोनेंस एनर्जी, तीनों मैं आपको इकट्ठी पढ़ाऊंगा एक ही लेक्चर में, ठीक है। तो इसके लिए इंतजार करो, इसके बाद शायद एक और क्लास हाइपर कॉन्जुगेशन की हो या ना भी हो, तो डायरेक्ट हम उसके बाद एनर्जी की ही बात करेंगे। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। अभी मैं जरूर पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो अच्छे से। तो यहाँ पे हमने ये देखा गया कि इसको अगर मैं बना के दिखाऊं आपको कि ये कार्बन हो गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है भाई, यहाँ पे आपके पास मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ इसको, क्या इस पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या कि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, लिख सकते हैं ना कि वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अब होता क्या है कि देखो भाई, ये वाला आपने क्या माना है कि कार्बोकेटाइन हमारा एक इंटरमीडिएट या हमारा सिस्टम है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, एक सिस्टम बोल देता हूँ कि हमारा कोई सिस्टम है। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ये सिस्टम, तो ये इसके जो नेक्स्ट कार्बन लगा हुआ उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इस अल्फा कार्बन पे जो आपको ये नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन, इन्हें अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो होता क्या है भाई, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना, यानी कि ये पूरा बॉन्ड इस तरफ मूव कर जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लोन पे डोनेट करता है। तो इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगी भाई, इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, या हाइड्रोजन ऐसा का ऐसा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसा कैसा, और यहाँ पे H पॉजिटिव आ जाएगा, H पॉजिटिव, ये जाएगा नहीं, ऐसा नहीं कि H पॉजिटिव कहीं चला जाएगा, जाएगा नहीं, और यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला ये वाला H गया, इसी प्रकार ये वाला भी H जा सकता है, इसी प्रकार ये वाला भी H जा सकता है। तो ये क्या है कि H एक दूसरे का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, तो सिग्मा टू पाई ट्रांसफर बेसिकली हो रहा है। ये बेसिकली पाई ट्रांसफर ही तो हुआ है, पाई बॉन्ड ही तो बना है, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो भाई उसके बाद दूसरा भी पॉसिबल हो सकता है कि आप कुछ इसको ऐसा बना दो, है ना, आप कुछ ऐसे बना सकते हो कि अब ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे, और अब कैसे बन सकते हो भाई, दूसरी जो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो, वो कुछ ऐसे बना सकते हो कि यहाँ पे ऐसा का ऐसा रहेगा। अब ये जाता नहीं है क्योंकि ये बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये कन्वर्ट होता रहता है, कभी वो ब्रेक, कभी वो ब्रेक, कभी और, कभी उसने इलेक्ट्रॉन, कभी उसने इलेक्ट्रॉन। तो ये कहानी होती है भाई हाइपर कॉन्जुगेशन की। इसी प्रकार इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, समझ में आया अब आपको। नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलने का रीजन है कि देखो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं और फिर भी रेजोनेंस हुआ है, तो इसलिए इसका नाम रो बॉन्ड रेजोनेंस रखा गया। बेकर नाथन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी इसके बारे में जिन्होंने बताया था वो बेकर नाथन थे,
ठीक है, बेकर नाथन थे, तो उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन की थी चीजें। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई आपको, ये एग्जांपल है भाई। तो इस प्रकार से काम करता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो इसके डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिग्मा टू पाई हमें देखने को मिलेगा क्या, सिग्मा टू पाई देखने को मिलता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट होता है वो हमें सिर्फ प्लस एच ही देखने को मिलता है। देखो अभी तक जो हम इफेक्ट पढ़ते आ रहे हैं वो आपको प्लस एम और माइनस एम दोनों टाइप के दिख रहे थे, प्लस आई और माइनस आई दोनों टाइप के दिख रहे थे, बट ये जो हमें देखने को मिलता है वो हमें लाइक दैट आपका प्लस एच ही देखने को मिलता है, प्लस एच इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा करता है। कुछ रेयर केसेस होते हैं भाई, कुछ रेयर केसेस होते हैं जहां हमें माइनस एच भी देखने को मिलता है, लेकिन वो कोई सही डेफिनेशन रहेगी नहीं। लेकिन एक एग्जांपल से आपको जरूर समझाया जा सकता है कि माइनस आई, लेकिन वेरी रेयर एंड नॉट वेरी यूजफुल, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं समझा सकता हूँ कि अगर आप समझना चाहो कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो भाई ये वाला कॉम्प्लेक्स ले लो आप, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है। अब क्या होगा भाई, मान लो कि ये वाला बॉन्ड इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऐसा कैसा यहाँ ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा ये अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसे यानी कि यहाँ पे जो हुआ है वो बेसिकली माइनस एच इफेक्ट है ना। तो मेरे हिसाब से कोई सही नहीं है इसका ऐसा कहना, कोई प्रॉपर एग्जांपल है नहीं। फिर भी आप थोड़ा सा बेसिकली प्लस एस का ही तो काम हुआ यहाँ पे भी कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन ही हुआ, ठीक है। तो भाई कोई पर्टिकुलर इसका कोई बेहतरीन एग्जांपल है नहीं माइनस एच का। तो यहाँ पे ज्यादातर हम क्या पढ़ते हैं, प्लस एच इफेक्ट ही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ही यहाँ पे देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह ये काम करते हैं। तो मैं आपको पहले ही ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन वो 3 टाइप के कंपाउंड्स के लिए पढ़ा जाता है, एल्कीन के लिए पढ़ते हैं, कार्बोकटाइन के लिए पढ़ते हैं और फ्री रेडिकल के लिए पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस एच का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा देखी जाती है। अब आओ भाई स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकटाइन, एच इफेक्ट इन कार्बोकटाइन, ठीक है, इन कार्बोकटाइन के कार्बोकटाइन में कैसे देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक पॉइंट तो पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि कार्बोकटाइन में कैसे भाई कोई भी कार्बोकटाइन आपको दिखे, जैसे कि देखना भाई एक एग्जांपल, क्योंकि मैं आपको समझा तो चुका हूँ ये वाली बात कि ये आपने लिया CH2 पॉजिटिव लिया, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे ये वाला CH3 लगा हुआ है। तो आपको पहली चीज यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा डोनेशन होगा, उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पे बेसिकली एक पॉइंट कहा जा सकता है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन है, क्या कह सकते हैं यहाँ पे भाई हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड कर रही है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। वो किस पे डिपेंड कर रही है भाई, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रही है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी उतना ज्यादा डोनेशन हमें देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा हमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन देखने को मिलेगा। अगर कार्बोकटाइन पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो वो बहुत खूबसूरत बहुत बेहतरीन बात होगी भाई। अच्छा भाई कई बार डायरेक्ट यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है कि कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना। कई बार आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो भाई हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर को काउंट हम नहीं करते हैं बेसिकली, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हाइपर कॉन्जुगेटिव, अगर आपसे पूछे कि इस कंपाउंड में कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी तो हम कहेंगे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो एक बात और है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको प्लस आई के दौरान एक बात पढ़ाई थी कि अगर आपको याद हो कि प्लस आई इफेक्ट में जो आपका प्लस आई वो CT3 का ज्यादा होता है, उसके बाद CD3 का होता है और उसके बाद CH3 का सबसे कम होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो वो बात है वो जस्ट चेंज हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी कि जो आपका जो प्लस एच इफेक्ट होता है, जो आपका प्लस एच इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हाइड्रोजन का
उसके बाद ड्यूटेरियम का, उसके बाद ट्रिटियम का। इसका रीजन ये होता है कि इस CH बॉन्ड में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर जितने ज्यादा वाइब्रेशन होंगे इजिली ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और जितना आसानी से बॉन्ड ब्रेक करेगा उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा टेंडेंसी हो जाएगी हाइपर कॉन्जुगेशन की। क्या ये वाली बात समझ पाए? समझ में आ रहा भाई सभी बच्चों को? तो देखो भाई यहाँ पे आपको बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में देखना आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं भाई, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं भाई। सबसे पहला जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिया है कि एक ए कंपाउंड ये है आपका, ठीक है, ए कंपाउंड ये है। मैं मिक्स करूंगा भाई सारी चीजों को काफी अच्छे से। बी कंपाउंड आपका ये है, बी कंपाउंड आपका ये है, और मैं बेसिकली सी कंपाउंड कुछ ये बना देता हूँ। ठीक है, सी कंपाउंड मैंने कुछ आपका ऐसा बना दिया है कि आपको बताना है कि नंबर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइल। क्या बताओगे? देखो अब यहाँ पे आपको कैसा इफेक्ट लगाना है भाई, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है। क्या लगाना है? और हाइपर कॉन्जुगेशन को इंडक्टिव से ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। हाइपर कॉन्जुगेशन को इंडक्टिव से ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। ये वाली भी बात ध्यान में रखनी है आपको कि हाइपर कॉन्जुगेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अब क्या देखेंगे भाई? सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन देखने और कुछ नहीं। जब मैं इसको देखने जाता हूं तो यहाँ पे 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 ये हो गए और 2 यहाँ पे हो गए। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई इस कंपाउंड के अंदर? यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन। कितने? 5। इस कंपाउंड को अगर मैं देखने गया तो 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हुए। एक अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, एक अल्फा हाइड्रोजन ये रहा और एक अल्फा हाइड्रोजन ये रहा। तो इस कंपाउंड में 3 अल्फा हाइड्रोजन आप सभी को नजर आएंगे। ठीक है, इसमें आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन नजर आएंगे कि 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। कमेंट नहीं आ रहे भाई आपके, या कर ही नहीं रहे हो आप, या आ नहीं रहे मेरे पास। ठीक है, अगर बात की जाए इसके अंदर, अगर हम बात करें यहाँ पे इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसको, इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? 1 2 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे और एक अल्फा हाइड्रोजन आपका ये रहा। तो यहाँ पे आपका 4 अल्फा हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन आपको नजर आए? तो सबसे ज्यादा ए में नजर आ रहे हैं, तो सबसे स्टेबल ए होगा। यस, बिल्कुल सही कहा आशुतोष, रमेश, जगराता, तीनों ने ही बहुत सही कहा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ए, उसके बाद सी और सी के बाद बी, ए सी बी। ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बिल्कुल सही है। रुचिता, प्रिया एंड सभी ने सही जवाब दिया। क्यों ज्यादा भाई? क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसी क्वेश्चन को पता कैसे पूछा जा सकता है भाई? इसी क्वेश्चन को पूछे कैसे? देखो इसी क्वेश्चन को अगर पूछा जाए तो बिल्कुल देखना भाई, मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज जरूर करूंगा, कि थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करूंगा इसी क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में आपको बताना है कि अब यहाँ पे मान लो कि यही क्वेश्चन में यही सेम एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि मैं आपको चीजें समझा पाऊँ बेहतरीन तरीके से। कि यहाँ पे आपका ये वाला बॉन्ड है भाई, मान लो ये H बॉन्ड मेंशन कर रखा है कि ये CA बॉन्ड है ये। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स की बात की। दूसरा जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाया वो ये बनाया कि HB है, यहाँ पे HB है। और तीसरा मैंने आपको यहाँ पे बनाया कि ये आपका HC है। तो आपको बताना है कि भाई किस बॉन्ड को, ये CHA बॉन्ड है, ठीक है, CHA, CHB और CHC। तो किस बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान है? तोड़ने का मतलब है कि लोवेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कि किस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, या कौन सा बॉन्ड सबसे आराम से अपने आप टूट जाएगा। तो यहाँ देखो, तोड़ दो इस बॉन्ड को, आप इस बॉन्ड को यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन करवा दो। यहाँ पे आप नहीं भाई, ऐसे ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन करवाना भाई, अगर ऐसे बोल देना कि इस बॉन्ड का आपको होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन करवाना, तो बताइए भाई, इस बॉन्ड का आपको होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन करवाना, तो बताइए। क्योंकि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी हम लाइक दैट देखते हैं। तो होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन जब आप करवाओगे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। ये ज्यादातर फ्री रेडिकल का क्वेश्चन बनता है भाई। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
मैं फ्री रेडिकल और हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बोकटाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, है ना। H तो हट गया, अब H तो हटा दो हटा दो हटा दो। अब देखो भाई इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखो, अगर इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखी जाए तो यहाँ पे आपको 4 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे भी आपको 4 नहीं, यहाँ पे आपको 5 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 5 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उतना बॉन्ड ब्रेक करना आसान हो जाएगा। तो इसमें अगर आपसे बात की जाए, पहले नंबर पे जो सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए वो इस HCCA बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। उसके बाद इसका भी आंसर जो आप लगाओगे C को सबसे कम चाहिए, उसके बाद आपका जो है वो A, और सबसे ज्यादा चाहिए B को, क्योंकि B टूटना नहीं चाहेगा क्योंकि उसको पता है अनस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है ना। यस, अनामिका आशुतोष बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोनों ही, ठीक है, लाइक दैट, वैसा ही सोचना था, सही है बिल्कुल। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर है भाई पॉइंट? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि आपको इस कंपाउंड में नंबर ऑफ इस कंपाउंड में आपको बताना है कि कितनी, रुक जाओ भाई थोड़ा सा दोबारा से बना देता हूं अच्छे से इसको, कि कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो इस कंपाउंड में आपको बताना कि कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी, एक इस कंपाउंड में बताइए। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कुछ ऐसे हम पूछ सकते हैं यहाँ पे कि CH2 पॉजिटिव हो गया ये आपका CH2 पॉजिटिव, एंड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया है। तो इनमें आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बतानी है कि कितनी कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी। तो मेरे हिसाब से बड़ा आसान है भाई देखना, अगर आप देखोगे तो ध्यान से आसानी से देख सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो इन बातों को कि कैसे देखते हैं। तो ये बात ऐसे होगी कुछ कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये होगी और 2 अल्फा हाइड्रोजन आपके ये होगी। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 4, और एक अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, इसको भी ध्यान से देखना आना चाहिए। तो इसके अंदर आपका 5 अल्फा हाइड्रोजन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो? अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका सिस्टम बन गया। अब यहाँ पे देखो भाई सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, समझ पाए? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 का 10 कैसे दिख गया भाई आपको? दीपक गुप्ता गलत है, बिल्कुल गलत है दीपक, बिल्कुल गलत आपका यार, इन चीजों को मिस्टेक मत करो यार। दीपक ने हटा भी लिया आंसर, ठीक है। चलिए भाई सेकंड देखो, अब और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखना भाई, देखना बड़ा ध्यान से देखना। बताइए भाई, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्टाइन, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्टाइन बताना है। यस आशुतोष, यू आर राइट। आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन बताना है कि किस कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और क्यों होगी। तो हमने देखा यहाँ से भाई 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन तो हमें लगभग सारी जगह सेम दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे CD3 है, तो यहाँ पे आपका 4 तो सिंपल अल्फा हाइड्रोजन है और 3 यहाँ पे अल्फा डी हाइड्रोजन है ना, अल्फा डी है, यहाँ पे 3 अल्फा डी है। यहाँ पे 4 आपका अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 आपका अल्फा हाइड्रोजन और है। यहाँ पे आपका 4 अल्फा हाइड्रोजन और 3 यहाँ पे अल्फा टी है। अब आपको बताना है कि किस कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर आप इस क्वेश्चन में इंडक्टिव फैक्ट से जाओगे तो आप इसका आंसर इंडक्टिव से अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे इसका जो आंसर लगाएंगे इंडक्टिव से वो ये लगाएंगे कि सर आपने बताया था CT3 का प्लस आई ज्यादा होता है तो इसलिए हम लगाएंगे 3 के बाद लगाएंगे 1 के बाद लगाएंगे 2, लेकिन आंसर जस्ट रिवर्स आएगा, आंसर जस्ट अपोजिट आएगा, ठीक है। BAC, सर जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सही कह रहे हो। लेकिन है ना, देखना पड़ेगा ना यहाँ पे किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। काफी जगह अलग अलग तरीके की कहानी होती है, लेकिन हमें प्रेफरेंस देनी है हाइपर कॉन्जुगेशन को। और हाइपर कॉन्जुगेशन में मैं आपको ये पहले ही पॉइंट पढ़ा चुका हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन ये बोलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर 2
1 and 3 होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि प्लस H किसका ज्यादा होता है, जो प्लस H इफेक्ट होता है वो हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, उसके बाद ड्यूटेरियम का और उसके बाद ट्रिटियम का ज्यादा होता है। तो ये वाला पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमें हमेशा इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में से सर वीडियो स्टॉप हो गया। अच्छा भाई, हो सकता है टेक्निकल दिक्कत चल रही हो कुछ, अभी एक्सीलेंट कनेक्शन दिखा रहा है, बीच में हो गया होगा भाई, कोई बात नहीं, अभी सही चल रहा है, ठीक है। तो स्टेबल होगा, फिर क्यों ब्रेक होगा? देखो यार क्या चीजें है। अच्छा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, अभी कमेंट आया मेरे पास। पहली बात तो सर जो जितना स्टेबल होगा उतना एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। देखो दो चीजें हैं इस पॉइंट पे, दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एक आप N2 बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, एक आप O2 बॉन्ड को ब्रेक कर रहे वाले क्वेश्चन से जा रहे हैं। ये बात कह रहे हो कि आप फ्री रेडिकल वाले क्वेश्चन से जा रहे हो। तो स्टेबल होगा तो फिर क्यों ब्रेक होगा भाई? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब आपको IIT मिल जाए, आपका जैम में सिलेक्शन हो जाए, आप क्या चाहोगे? कि मैं PhD भी करूं। फिर आप क्या चाहोगे? कि मुझे अच्छी जॉब भी मिल जाए। फिर आप क्या चाहोगे? कि मुझे, है ना, अच्छी लाइफ भी मिल जाए, ठीक है। अच्छी वाइफ नहीं, अच्छी लाइफ भी मिल जाए। वाइफ की तो जरूरत है ही है, चलो समझ पा रहे हो मेरी बात को? ओके, ये वाले पॉइंट थे भाई, कुछ समझ में आए होंगे आपको। चलिए भाई कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अच्छे अच्छे। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए सारी कहानी हो रही है, तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पे ये CH3A हो गया आपका A, ठीक है, ये CH3। उसके बाद जो दूसरा आपको क्वेश्चन बताना है, दूसरा यहाँ पे आपको, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव हो गया, CH2 पॉजिटिव, ठीक है। नहीं सर IIT दिल्ली बस, ओके ओके ओके। चलिए दूसरा जो आप यहाँ पे लगा दिया आपने CD3 लगा दिया, ये आपका B हो गया, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे आपने लगाया है, तीसरा ऑप्शन कुछ इस टाइप से लगा दिया कि CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका लगा दिया CT3, तो ये आपका C ऑप्शन हो गया। उसके बाद एक और ऑप्शन मैं आपको बना देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। एक ऑप्शन मैंने ये बना दिया कि यहाँ पे CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया है, D ऑप्शन। और एक और लास्ट ऑप्शन मैं जरूर बनाना चाहूंगा ताकि मैं आपकी सारी चीजें क्लियर कर पाऊँ इस क्वेश्चन से, कि अब यहाँ पे हमने लगा दिया CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। तो आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अ कार्बोकेटाइन। आपको यहाँ पे बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अ कार्बोकेटाइन। तो पहली चीज आपसे जो पूछी जा रही है यहाँ पे, क्या इस कॉम्प्लेक्स में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? क्या इस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? कितने बच्चे ऐसे जो कह रहे हैं भाई हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? इस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ये बात कितने स्टूडेंट्स मान रहे हैं? देखते हैं भाई कितने बच्चे कहेंगे इस बात को। ABCDE, ओके। देखते हैं भाई, देखते हैं। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन आशुतोष। रमेश कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा भाई, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। कैसे होगा भाई हाइपर कॉन्जुगेशन? देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा। अगर मैं इस कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, अच्छा जी बिल्कुल गलत है सर, 3 होगा, ओके, 1 में होगा, पॉसिबल है। देखो ऐसे पॉसिबल होते हैं भाई। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो कैसे बनाऊंगा मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करूं और इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर दूं ताकि मैं एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं डायरेक्ट, ठीक है, बार बार। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे भाई अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया तो क्या ये 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्या इसके लिए? अब रेजोनेंस के थ्रू ये वाला चार्ज अगर यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो उसके लिए तो अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा कार्बन है, सॉरी अल्फा 3 अल्फा हाइड्रोजन है भाई इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो भाई ये आपका जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन है और जो आपका रेजोनेंस है वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे लगते हैं। ऑर्थो एंड कहाँ पे लगेंगे भाई? ऑर्थो एंड पैरा पे लगेंगे। कहाँ पे लगेंगे? ऑर्थो एंड पैरा पे। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना कार्बोकेटाइन का, जो कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज आएगा वो या तो ऑर्थो पे आएगा वो या पैरा पे आएगा, मेटा पे तो कभी आएगा ही नहीं। तो ये बात याद रखना कि मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता है, मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता है। हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगता है। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो देखो ये बात हमने देखी। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CD3 है और यहाँ पे आपका CT3 है। ठीक है, बिल्कुल सही बात समझ में आई, बिल्कुल सही। यस सर, पैरा कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अब बात ये आती है भाई, इन तीनों में से अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्लस H होता है CH3 का, तो A, उसके बाद B और उसके बाद C। अब आपको ना एक बहुत ही बेहतरीन चीज देखनी पड़ेगी। तो जो आंसर आशुतोष ने दिया था वो भी गलत है, जो आंसर दीपक ने दिया था, शायद दीपक ने जब तक ये क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं था मैंने, वो गलत दिया। अब A और D में कैसे कंपैरिजन करोगे? इसमें भी आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें भी आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन अब यहाँ पे नहीं लग रहा है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट सेम हो गया। अब क्या देखोगे? अब देखेंगे इंडक्टिव, ये भी प्लस आई शो करता है और ये भी प्लस आई शो करता है, दोनों प्लस आई शो करते हैं। किसका प्लस आई ज्यादा होगा? अनामिका एंड यंतिका आपका भी गलत है, ये आपका भी गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये आएगा कि डी का सबसे ज्यादा रहा होगा, डी का, बिकॉज ये CH3 पास लगा हुआ है। इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, अगर वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा तो उसका प्लस H तो सेम है, जितना प्लस H इसका उतना प्लस H इसका, क्योंकि प्लस H डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब इसका मतलब CH3 का प्लस आई ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा डोनेशन दिया हुआ, इसलिए डी ज्यादा स्टेबल है। तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर A, फिर B, फिर C, और सबसे लिस्ट स्टेबल ये क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है। क्या लग रहा है? यहाँ पे सिर्फ प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस H नहीं लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा कि DABCE, DABCE, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, DABCE। समझ में आई बात? कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको समझ में ना आई हो? बताओ भाई फटाफट से। काफी बेहतरीन चीजें हैं भाई, समझ में आपको एक एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सर DABCE होगा, सॉरी, यस बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही। बताओ भाई, एनी डाउट? कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए भाई, नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब चलो भाई कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपका A है, ये आपका B है। भाई बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल? बताइए A और B में से कौन ज्यादा स्टेबल? ये आपका D है भाई, ड्यूटेरियम। ठीक है, ये आपका कौन है? ये भाई। बताओ A और B में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सर कोई भी ग्रुप मेटा पे रहेगा तो माइनस आई होगा। किसने कही ये बात? किसने कही ये बात? CH3 तो प्लस, अरे भाई CH3 प्लस आई शो करता है हमेशा, जरूरी नहीं कि माइनस आई शो करेगा, नो, ये गलत बात है। माइनस आई प्लस आई को ऑर्थो पैरामेटा से कोई लेना देना नहीं है, उनको डिस्टेंस से लेना देना, जितने दूर लगे होंगे कम लगेंगे, जितने पास लगे हुए ज्यादा लगेंगे। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि माइनस आई, आप यहाँ पे NO2 लगा दो वो माइनस आई की तरह काम करेगा, लेकिन CH3 तो आपका प्लस आई की तरह ही काम करेगा। B, ओके, अनामिका ने कहा B, वेरी गुड, कि B ज्यादा स्टेबल है। ओके भाई, बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं कि A और B में से कौन ज्यादा स्टेबल और क्यों? A और B में से कौन ज्यादा स्टेबल और क्यों? बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, मुझे पक्का पता है, मुझे पक्का विश्वास है ना? करनी भी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में ना कर पाए ऐसी मिस्टेक्स। फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से बताइए। तो देखिए भाई, इसकी बात करते हैं कि A और B में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो अभी मैं आंसर बता देता हूं, आपने बताना चाहिए क्योंकि सिर्फ नामिका ने आंसर दिया, बाकी स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया। ठीक है सर, E में माइनस आई इफेक्ट कैसे हो रहा है? किसने कहा माइनस आई हो रहा है भाई? किसने कहा माइनस आई हो रहा है? मैं तो कह रहा हूं प्लस आई हो रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि प्लस आई हो रहा है, मैंने तो माइनस आई लिखा ही नहीं है, माइनस आई लिखा ही नहीं है भाई। मैं ये कह रहा हूं कि सारे डोनेट कर रहे हैं, सारे डोनेट कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे कम डोनेट कर रहा है, सबसे कम डोनेट कर रहा तो नहीं स्टेबल है। अब इन्होंने ये आंसर दिया, बाकी सारे ए में ज्यादा है, रमेश ने भी कहा ए में ज्यादा है, बिल्कुल गलत है भाई। इन बच्चों ने जो गलती की है वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ना, और ऐसी गलती कभी भी माफ नहीं की जाएगी। सर मेरा वीडियो स्टॉप हो जा रहा है,
शायद दिक्कत हो। ए देखो, जिन बच्चों ने भी ये बोला उन्होंने क्या देखा, अरे वाह कार्बोटाइन और रिंग लगी हुई है, यस 3 अल्फा हाइड्रोजन और CH3 का प्लस आई ज्यादा होता है ना। ए आंसर इज मोर स्टेबल देन बी, और घर पे लेके आगे नेगेटिव मार्क्स। अरे भाई ये रेजोनेंस नहीं लग रहा, 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, ये वाला पॉजिटिव चार्ज मेटा पे नहीं पहुंचेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज मेटा पे नहीं पहुंचेगा, ये वाला जो कार्बोटाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ये वाला कार्बोटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो मैं सिर्फ 2 ही, ये वाले जो 2 है ना, तो सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे कितने 2 अल्फा हाइड्रोजन है और नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। यहाँ पे क्या है आपके पास 3 डी अल्फा डी स्टेबलाइजेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन का, प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। तो क्या कहेंगे भाई, बी इज मोर स्टेबल देन ए में रेजोनेंस नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा। तो जिन्होंने ए बोला था उनको समझ में आ गया होगा भाई, बड़ा ध्यान देना एक एक पॉइंट का। जो भी चीजें आपको बताई जा रही है वो काफी बेहतरीन चीजें हैं। कॉन्जुगेशन एब्सेंट, यस आपको ना बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा कि हाँ क्वेश्चन में वो कुछ भी उसने क्या करना, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछना एग्जामिनर ने। एग्जामिनर क्वेश्चन इजी पूछेगा लेकिन ट्रिकी पूछेगा कि बच्चा उस चीज को देख ही नहीं पाएगा। वो बच्चा देख पाएगा जिन्होंने बहुत ध्यान से नोट्स बनाए हैं, रेगुलर उसने शॉर्ट नोट्स ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बुक में उतारा जो गलत कर रहे हैं। और आपको एक अपनी एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताता हूँ भाई, मैं जब भी आपको ये असाइनमेंट सोल्व करते हो ना, देखो एक बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ प्रिपरेशन का, मेरा तो हमेशा से यही तरीका रहता था भाई। आपने जैसे मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया, बी ज्यादा होगा सर फर्स्ट में 2 अल्फा हाइड्रोजन, हाँ यस आशुतोष। देखो एक बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ भाई, जब भी आपको ये असाइनमेंट सोल्व करे, जैसे मैंने आज आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया, तो सर रेजोनेंस प्रायोरिटी ज्यादा देंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के रिस्पेक्ट में, यस। अरे भाई हाँ, रेजोनेंस से तो ये फिर भी बी ही स्टेबल है। अगर आप रेजोनेंस से देखो और आप हाइपर कॉन्जुगेशन से देखो, तो दोनों से ही आपका कौन ज्यादा स्टेबल है, दोनों से ही आपका बी ज्यादा स्टेबल है। लेकिन ये देखो, अब मान लो हाइपर कॉन्जुगेशन के आप असाइनमेंट सोल्व कर रहे हो, बट डी एच था ना रमेश, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा ही नहीं, तो डी एच का ज्यादा पढ़ा रहे, वो हाइपर कॉन्जुगेशन में ही नहीं जा रहा। अरे भाई एच का और डी का कंपेयर तो आप जब करते हो ना जब वो हाइपर कॉन्जुगेशन में जा रहा हो, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में ही नहीं जा रहा। ये वाला जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है डजंट पार्टिसिपेट इन द अल्फा हाइड्रोजन, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा भाई, वहां पे रेजोनेंस के थ्रू। यहाँ पे तो ये वाली रेजोनेंस पॉसिबल है कि आप इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करें, इस बॉन्ड को आप यहाँ पे ब्रेक करें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन से दे। लेकिन आप इस चीज को समझो ना कि यहाँ पे तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा ही नहीं, तो एच और डी का कंपैरिजन करना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। एच और डी का कंपैरिजन क्यों कर रहे हो, पहले आप ये तो देखो ना कि वो कंडीशन बन रही है नहीं बन रही, उसके बाद देखना वो वाली चीजें। समझ पाए मेरी बात को? एनी डाउट? होना नहीं चाहिए डाउट, यस ओके। तो मैं ये बात बता रहा था आपको कि असाइनमेंट जैसे आपने भाई मान लो कि 20 क्वेश्चन की एक असाइनमेंट आपको मिली हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर, ये आपको हर टॉपिक में अप्लाई करना है। तो मान लो 20 में से आपने सिर्फ पहली बार में जब आपने अटेम्प्ट किया तो 5 क्वेश्चन गलत किए, ठीक है। तो उसी असाइनमेंट पे लिख लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इन 5 क्वेश्चन को क्या किया है, इन 5 क्वेश्चन को गलत किया है। क्यों? क्योंकि जब भी आप उस असाइनमेंट को दोबारा सोल्व करोगे ना तो आपको और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि और करने की तो ऐसे क्वेश्चन पे आप ऐसा बड़ा सारा एक ना जो भी आप तरीका बनाओ बना सकते हो। इन 5 क्वेश्चन को आपको बार बार करना है। तो फर्स्ट जब आपने पहली बार ट्राई क्योंकि 5 क्वेश्चन गलत किए, उसके बाद जब आप दूसरी बार आओगे ना तो आप उन्हीं 5 क्वेश्चन को गलत करोगे अगर आपने मार्क नहीं किए तो। लेकिन अगर आपने मार्क कर दिया कि मैंने ये गलत किए थे तो उनपे आपका ऑटोमेटिक फोकस आएगा, हाँ यार इनमें कुछ ध्यान रखने वाली बात है। आप है ना ऐसा फेस बना लिया करो उस क्वेश्चन के ऊपर, है ना ऐसा इतना बड़ी बड़ी आंखें बना लिया करो कि ये वाले जो क्वेश्चन है ना ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ ध्यान रखने वाली बात है, ताकि सेकंड टाइम जब आप आओ तो आपको पता रहे कि इन क्वेश्चन में कुछ अलग कहानी है भाई, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। और ऐसे क्वेश्चन को ही आपको टारगेट करना है। नॉर्मल क्वेश्चन सारे बच्चे ठीक करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन को वही बच्चा ठीक कर पाएगा जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी से जा रहा है, बढ़िया नोट्स बना रहा है, असाइनमेंट को इस वे से सोल्व कर रहा है। ठीक है, समझ पाए होंगे मेरी बात आप। तो भाई कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझाने का मेरा फर्ज बनेगा। अब भाई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि मैं आपको पता नहीं कितने क्वेश्चन करवा चुका हूँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के, और आप सभी को समझ में भी आ रही होंगी, आपको सारी बातें समझ में भी आ रही होंगी कि यहाँ पे मैंने OCH3 ले लिया, ए
यहाँ पे मैंने OCH3 ले लिया, और यहाँ पे मैंने आपका क्या ले लिया भाई, यहाँ पे मैंने आपका CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे मैंने आपका CH3 ले लिया, बी ऑप्शन में CH3 ले लिया, और यहाँ पे मैंने आपका क्या ले लिया, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं भाई, आपका CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे मैंने आपका OCH3 ले लिया, ठीक है, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन में मैंने यहाँ पे आपका CH3 ले लिया। तो बताओ भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है ABCD में, कि ABCD में आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहा होगा, ABC में आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहा होगा, बताइए भाई फटाफट से कमेंट करके सभी बच्चे, ठीक है। देखो यार, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा इस कहानी को। हमने देखा कि यार ये तो पैरा पोजीशन पे OCH3 तो प्लस M इफेक्ट शो करता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा, ठीक है जी। ये आपका प्लस S इफेक्ट शो करता है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका माइनस I इफेक्ट शो करता है, और ये आपका प्लस I इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो लगेगा नहीं। अगर देखा जाए ABD, ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहे हैं। क्या करने का काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करने का काम कर रहे हैं। तो C तो सबसे लास्ट में पटक दो भाई। अब ABD में कंपैरिजन कैसे? अब मैंने देखा भाई यहाँ पे मेसोमेरिक, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक को ज्यादा प्रायोरिटी दे दो। अब मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे इंडक्टिव को ज्यादा प्रेफरेंस, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दे दो। ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ लो, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रही है बात तो बिल्कुल पूछ सकता है भाई। ये क्वेश्चन काम आएंगे भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ABDC, जगराता ने बिल्कुल सही कहा, अनामिका गलती कर गई, बी अनामिका ने पता नहीं क्यों कहा, अनामिका शायद हाइपर कॉन्जुगेशन मेसोमेरिक नहीं देख पाई। भाई मेसोमेरिक को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, अनामिका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेसोमेरिक को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर इंडक्टिव को। ABDC, जो भी बच्चे, यस यंतिका, रमेश, आशुतोष, सारे स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रही बात। ये है ना, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ काफी डिटेल में, लेकिन कार्बोकेटाइन में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि मैंने वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था, है ना, मैंने आपको वहां पे ये पढ़ाया था, मैंने आपको वहां पे ये पढ़ाया था, मैं बार बार ये वर्ड यूज करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कोई चीज समझ में ना आए तो उसको अभी क्लियर करके चलो कि हम जी समझाओ, दोबारा नहीं, कहानी समझ में आ रही है तो कुछ इस तरीके की बातें बनेंगी तो बेहतरीन रहेगा, ठीक है भाई। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भाई, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसे इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा भाई अलग से, तो इसको रहने ही देते हैं, बाद में ही डिस्कस करेंगे, इसको अलग से ही डिस्कस करेंगे। तो ये हमने बात की भाई कार्बोकेटाइन की, कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट करती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कुछ कार्बोकेटाइन्स की बेसिकली, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो कुछ कार्बोकेटाइन की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल रहा होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये वाला कार्बोकेटाइन, ये वाला सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कितने दिख रहे हैं भाई, CH3 और या आपका CH2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे CD3 CH2 पॉजिटिव लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे CT3 CH2 पॉजिटिव लगा सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे आप CH3 पॉजिटिव लगा सकते हो। तो ये कुछ आपका बेसिकली क्या है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का ऑर्डर इन द टर्म ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इन द टर्म ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चंस में भाई, ठीक है। डाउट होगा तो तुम्हें गड़बड़ी आएगी। देखता हूं अगर कोई क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन का, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी निकलेगी भाई, वो स्पेशली अल्कीन्स के लिए डिफाइन होती है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से उसका बड़ा रोल रहता है भाई, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन का बहुत ज्यादा रोल होता है वहां पे। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को भी सीखेंगे हम अच्छे से, तो जब तक इन चीजों को देखिएगा। अच्छा, तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भाई, एक और लास्ट क्वेश्चन है इन द टर्म ऑफ कार्बोकेटाइन, उसके बाद हम बात करेंगे फ्री रेडिकल की। सर फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बता दीजिए। अभी मैं कार्बोकेटाइन को अलग से पढ़ाऊंगा, उसमें मैं एक क्लास में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी तो मैंने डांसिंग रेजोनेंस नहीं पढ़ाया आपको, डांसिंग रेजोनेंस कुछ नहीं पढ़ाया ना, अभी मैंने आपको और भी बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाई है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मैंने नहीं, एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ाई है। एरोमेटिसिटी के बिना अगर मैं आपको फैक्टर बताऊंगा तो नहीं समझ में आएंगे। सर बी में 2 ही बॉन्ड बन रहा है, बी में 2 बॉन्ड कहां से बन रहा है भाई, बी में 2 बॉन्ड कहां से बन रहा है,
CH3 है। अच्छा, अरे यार ये समझ जाया करो यार, तू समझ जाया करो, ठीक है ना, समझ जाया करो इन बातों को। CD3 मोर स्टेबल होगा ना CH2 से। यस, क्या कहना चाह रहे हो भाई? हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, बिल्कुल सही है। शायद आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे ये लिख दूं, फिर उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा ना, वो तो इंडक्टिव से आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये जो आंसर लिख रहा हूँ वो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ, ठीक है। वो आपका इंडक्टिव से है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सर एक स्ट्रक्चर में अल्फा में 3D होगा और 2D, तो किसको स्टेबिलिटी में ज्यादा देंगे? यस, बहुत बेहतरीन है कि एक में 3D हो और 2 अल्फा हो। यार ऐसी चीजें ना बड़ी कंफ्यूज करती है, तो वैसे ज्यादा पूछी नहीं जाती हैं। फिर भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि एक CH बॉन्ड टूटने पे कितनी एनर्जी का लॉस होता है और एक CD बॉन्ड टूटने पे कितनी एनर्जी का लॉस होता है। ये एक्सपेरिमेंटल है। वैसे देखो, अब मैं समझा देता हूँ कि कैसे। आप कहने चाह रहे हो कि एक में तो आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन भाई, मान लिया मैंने, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, ठीक है, और यहाँ पे 3 D थे। तो एक्सपेरिमेंटली देखना आशुतोष। अच्छा भाई, जो कल एक क्वेश्चन अटक गया था ना JEE एडवांस का, जो है उसका ए ही करेक्ट आंसर आएगा। आशुतोष ने वो शेयर भी किया था। काफी चीजें ऐसी जो पीके वैल्यू से डिस्कस करनी पड़ती हैं भाई, ठीक है ना। काफी चीजें ऐसी जो कि पीके वैल्यू से डिस्कस करनी पड़ती हैं। तो उस क्वेश्चन में थोड़ा सा था डाउट, वो मैंने कार्बोटाइन के साथ CD3 पॉजिटिव CH2, तो कौन ज्यादा स्टेबल, यस हो रहा था। बात करते हैं इस पॉइंट पे, बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि एक हमारे पास यही क्वेश्चन है ना शायद आपका, कि यहाँ पे आपका CH2 पॉजिटिव रहा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका CH2 पॉजिटिव और आपका ये CD। अब मान लो कि जब CH बॉन्ड टूटता है तो वहां पे आपका 1 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी का, मान रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है, तो 2 बॉन्ड टूटेंगे तो 2 किलो कैलोरी पर मोल का लॉस हो रहा है। जितना एनर्जी का लॉस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि आप पता 0.5 का हो रहा हो या 0.6 का हो रहा, मान लो कितने का, 0.6 का, क्योंकि हमें पता है कि CD बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी मुश्किल से टूटता है, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो ओवरऑल, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 की वजह से 1.8 का हो रहा है, तो ज्यादा तो इसी का है। अब आप एक बार ये ऑर्डर जरूर देखना भाई, CH बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी और CD बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी कितनी होती है, तो उससे आप शायद इस बात को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अभी मुझे डाटा पता नहीं है, तो इसीलिए मैं सही से कमेंट नहीं कर पाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। अब देख लीजिएगा भाई एक बार। ठीक है भाई, आप देखिएगा इसको। अभी मैं अभी जाऊंगा तो दिक्कत होगी, इसमें टाइम लग जाएगा मुझे। देखिएगा भाई, आप एक बार इसको चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। सर पीके ए वैल्यू में कंफ्यूज हूँ। अरे पीके ए वैल्यू का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। पीके ए वैल्यू का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। बताऊंगा मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम में, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आयोनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सर एक बार और समझाना पीके वैल्यू। पीके वैल्यू का मतलब ये है कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा आयोनिक इक्विलिब्रियम में। बस अभी के लिए इतना आपको ध्यान में रखना है कि पीके ए वैल्यू इज एन एक्सपेरिमेंटल डाटा से निकलती है वैल्यू। इंडक्ट आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम में समझाया जाएगा कि पीके वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पीके वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, बस, ठीक है। सर एक बार और समझाना पीके वैल्यू। बताया मैंने अनामिका, पीके वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सर तो पीके वैल्यू याद रखना पड़ेगा? नहीं, ज्यादातर ऐसा होता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जहां पे पीके वैल्यू याद रखे, लेकिन कुछ जो एक्सेप्शन होंगे मैं आपको लिखवा दूंगा। एसिडिक स्ट्रेंथ के अलग से क्लास लेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ के अलग से क्लास लेंगे, आपको मैं सारे नेट गेट सब कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा हाई लेवल से, तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी कब पीके वैल्यू देखने की जरूरत होती है कब नहीं, ठीक है। यस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए समझ में आई बात। अब बात करते हैं भाई हम सेकंड जो हमारा है हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर फ्री रेडिकल, क्योंकि कल हम एल्कीन की बात कर लेंगे और एल्कीन की बात करने के बाद फिर मैं आपको वहां पे अच्छे से पढ़ा पाऊंगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वगैरह के। तो कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी, कल आपका टेस्ट होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री का। 5 बजे के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। अब टेस्ट आपको मिलेगा कहाँ पे? आपको ऐप पे जाना है, अपनी ऐप पे, तो वहां पे आपको शायद एक फोल्डर मिल जाएगा चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट के नाम से, ठीक है। मैं बता इस क्लास के लास्ट में बताऊंगा भाई मैं, ठीक है। इस क्लास के लास्ट में बताऊंगा कि आपको टेस्ट कहाँ पे मिलेगा, दोबारा से बता दूंगा एक बार अच्छे से, ठीक है।
समझ में आ रही है ना बात आपको? मैं बताऊंगा इस क्लास के लास्ट में। अब देखो भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल की बात करें तो सेम जैसा हमने पढ़ा है, सेम वैसा का वैसा यहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा कि ऐसे होता भाई, मान लो कि यहाँ पे CH3 हो गया और ये आपका फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल है। तो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो इस H को मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ भाई, अलग अलग दिखा देता हूँ ताकि आपको समझा पाऊं कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, कैसे प्लस H। तो ऐसे होता कि इस बॉन्ड का होमोलैटिक बॉन्ड फिजन हो जाता है भाई, इस बॉन्ड का यहाँ पे भी होमोलैटिक हो जाएगा और यहाँ पे भी होमोलैटिक होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, तो फ्री रेडिकल में डबल बॉन्ड बन जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका H फ्री रेडिकल ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पे भी भाई वही चीज देखनी है कि अब फ्री रेडिकल को एक सिस्टम मान लेना, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे और 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो आपका है ना 3 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटिव। और वीडियो रुक रहा है सर, यार टेक्निकल दिक्कत हो सकती है कुछ, मैं कह रहा हूँ। हाँ अभी तो ठीक चल रहा है भाई, एक्सीलेंट कनेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पे वो येलो कलर का दिखाने लग जाता है भाई, आजकल है ना लॉकडाउन की वजह से दिक्कतें आई हुई है, क्योंकि है ना समझ पा रहे हो आप, इंटरनेट का यूज काफी ज्यादा हो रखा है। तो कोई नहीं भाई, पूरी कोशिश है ठीक करने की, बनी रही बातें। आ रही है बात समझ में? तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी आप स्टेबिलिटी देख सकते हो कि बताओ, तो बेसिकली ये बताया जा सकता है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है आपका, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या फिर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो एक क्वेश्चन जैसे आपको बताना है भाई, एक क्वेश्चन आप सभी बताइए कि कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। एक आपका ये वाला फ्री रेडिकल है, ठीक है, एक आपका ये वाला फ्री रेडिकल है और एक आपका ये वाला फ्री रेडिकल है। तो आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, ये A, ये आपका B और ये आपका C, ठीक है, ABC। बताइए स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्री रेडिकल, तो आपको बतानी होगी प्रोडक्ट से। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए, ये फ्री रेडिकल है, यहाँ पे सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको 2 यहाँ से दिख रहे हैं, 2 यहाँ से दिख रहे हैं और 3 यहाँ से दिख रहे हैं। तो इसके पास सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन था, इसके पास आपके पास 3 और 4 7 अल्फा हाइड्रोजन है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास जो आपके पास वो सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? बी के बाद कौन? C, और C के बाद कौन? A। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो BCA आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो क्या आ जाएगा भाई? BCA इज द करेक्ट आंसर। BCA इज द करेक्ट आंसर। तो भाई स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स देखना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारा, ठीक है। तो इसको अच्छे से सीख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी तक के पार्ट में। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। यस, BCA, वेरी गुड, सभी ने सही कहा। अंकित, जगराता, अनामिका, सभी ने सही कहा, वेरी गुड। ऐसे चाहिए मुझे, ये इस यूनिटी से आंसर आएगा ना तो बहुत बेहतरीन रहेगा, ठीक है। जैसे अब एक क्वेश्चन और लेंगे भाई, इतना सही आंसर दिया आप तो ये वाला क्वेश्चन भी सही बताना भाई सभी ने अच्छे से। जैसे कि ये रहा आपका, यहाँ पे CH2 कार्बन, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल लगा दिया, ये A है भाई आपका। B की अगर बात करें, यहाँ पे हमने CH2 कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 लगा दिया, ये आपका C हो गया। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो कुछ इस टाइप का मैंने सिस्टम यहाँ पे बना दिया है कि CH2 फ्री रेडिकल और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया और ये आपका D हो गया भाई, D, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये वाला लगा दिया। तो आपको बताना है भाई स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्री रेडिकल, आपको बताना है कि स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्री रेडिकल। और मुझे आप ये भी बताइएगा कि कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगी, है ना, इनके अंदर कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगी। तो देखो भाई, पहली बात अगर देखी जाए, पहले आपको हमेशा रेजोनेंस देखना कि रेजोनेंस कहाँ पे लग रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है, ठीक है भाई। हमने देखा यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है, ठीक है। अब दोनों में रेजोनेंस तो सेम लग रहा है क्योंकि एक ही बॉन्ड दिख रहा है। सर्कल का एग्जाम पैटर्न एंड टाइमिंग थोड़ा बताना। यस असु, तो सब बताता हूँ, रुको एक बार थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बात आप सभी को समझ में आई है कि इस तरीके की, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव किया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव किया। अब देखो भाई, इसके अंदर आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं अगर देखा जाए तो देखो यार, इसमें आपको कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा। अगर आप देखोगे इस बॉन्ड को आप यहाँ पे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन या 3 अल्फा हाइड्रोजन बेसिकली बोल सकते हैं। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, उस फ्री रेडिकल को रेजोनेंस के बाद भी ये इन 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। उसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी जितनी उसमें मिल रही उतनी तो मिल रही है, उसमें इस कार्बन डबल बॉन्ड को एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन का स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, ठीक है।
तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच सकते जो मैंने सोचा, और वो बिल्कुल गलत सोच दिया भाई, है ना, वही मिस्टेक कर दी जो हम पहले करके आए थे। दोबारा इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना भाई, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है भाई। तो देखो बहुत सारे बच्चे यही वाली गलती करेंगे जो मैंने करी थी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करनी। बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, यहाँ पे कोई हाइपर, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, सिंगल सिंगल नो रेजोनेंस, यहाँ पे सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है। यस, समझ पाए मेरी बात को, ठीक है। डी सबसे ज्यादा, बी सबसे कम, अरे वाह कमाल कर दिया तुमने तो, या डी सबसे कम कह रहे हो, गलत कह रहे हो भाई, जो कुछ भी कह रहे हो, रमेश एंड अनामिका दोनों ने बड़ा गलत कहा है। उसके बाद देखो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे आपके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हाईली अनस्टेबल होता है भाई, है ना, ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये कोई 2 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भाई इसके अंदर, ये कोई सिस्टम नहीं अल्फा हाइड्रोजन है, कोई रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं। बी के बाद डी के बाद सी और सी के बाद ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी डी सी ए, बी डी सी ए। यस आशुतोष, यू आर राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बेहतरीन। बी डी सी ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी डी सी ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में? किसी को डाउट है भाई अभी तक जो क्लास मैंने ली है उसमें कोई डाउट हो? डी सी बी ए नहीं प्रिया, ये नहीं होगा जो आप बोल रहे हैं। आशुतोष का बिल्कुल सही था भाई, आशुतोष का बिल्कुल सही था। उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं भाई यहाँ पे, है ना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वो बाद में ही डिस्कस करेंगे। अब मैं असाइनमेंट अपलोड करवाऊंगा भाई, कल तक आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगी, मिक्स क्वेश्चन है उसमें, सारे मिक्स क्वेश्चन है। आप पूरी असाइनमेंट को सोल्व करके देखना कि आपको कौन सी असाइनमेंट समझ में आई और कौन सी समझ में नहीं आई। फिर उस असाइनमेंट को डिस्कस भी कर लेंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कल हम बात करेंगे भाई, एल्कीन के अंदर कैसे देखते हैं, ठीक है ना, तो कल हम एल्कीन के अंदर देखेंगे, और उसी के बाद मैं आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट बता पाऊंगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? सर ए सबसे कम क्यों? अरे भाई ए सबसे कम ये कि जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पे कार्बोकटाइन और फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, या तो यहाँ पे कार्बोकटाइन हो या फिर आपका यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल हो, या हाईली अनस्टेबल होता है। बी क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजर है, यस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, रेजोनेंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे इसलिए बी। उसके बाद डी इसलिए क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज है 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए डी। उसके बाद सी और उसके बाद ए, ठीक है। सर आज लेक्चर अपलोड कर देना प्लीज। ओके अजय, बिल्कुल कर देंगे भाई, बिल्कुल कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप लाइव देखने में मजा नहीं आता क्या अजय? ठीक है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन वगैरह कुछ का प्रॉब्लम है, ठीक है भाई। अच्छा अब कल के टेस्ट के बारे में सुन लो भाई, कल के टेस्ट के बारे में सुन लो कि क्या रहेगा। जो कल आपका जो है टेस्ट नंबर 1 है स्टीरियो का, टेस्ट नंबर 1 है स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो आपके सारे क्वेश्चन आएंगे भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमर के भी क्वेश्चन आएंगे। सर थोड़ा सा टाइम दो कि कल टेस्ट भी और असाइनमेंट भी। अरे असाइनमेंट वैसे अपलोड करवा रहा हूं, आप करते रहना उसको सोल्व, उसको तो नेक्स्ट संडे को डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट को पूरी जीओसी कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करेंगे, वो मैं वैसे असाइनमेंट दे रहा हूं कि आप धीरे धीरे जब भी आपको टाइम मिले उसको लगा लेना, लेकिन टेस्ट देना कल सुबह उठ के रिवीजन करनी है अच्छे से, स्टीरियो की पूरी स्टीरियो की रिवीजन करनी है, उसके बाद टेस्ट देना है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का ये टेस्ट होगा, आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर के भी क्वेश्चन, आपको टोटोमर के भी क्वेश्चन, आपको न्यूमेरिकल्स भी, आपको रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स भी, आपको कन्फर्मली पूरा बैलेंस टेस्ट मैंने बनाया है। आता है सर, कलेक्शन प्रॉब्लम है, ओके। उसके बाद जो है 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई। इन 30 क्वेश्चन में ही मैंने कुछ है तो सारे एमसीक्यू, लेकिन वो मैंने एमएसक्यू का एमसीक्यू बना दिया, आपको पता लग जाएगा कि ये एमएसक्यू पूछना चाह रहे हैं सर, है ना। तो एमसीक्यू ही होंगे 30 के 30 क्वेश्चन, और इंटीजर प्लस एमसीक्यू को मैंने आपका क्या बना दिया है, इंटीजर प्लस एमसीक्यू को मैंने एमएसक्यू को मैंने इंटीजर ही बना दिया है, मतलब एमसीक्यू बना दिया है। कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन इंटीजर पूछना है तो वहां पे ऑप्शन नहीं गिवन होंगे, बस यहाँ पे इतना होगा कि आपको ऑप्शन भी गिवन होंगे, और कहो तो मैं ऑप्शन भी हटा देता हूँ, बताओ आपकी मर्जी, आप जो चाहो तो ऑप्शन हटा देते हैं भाई। एमएसक्यू का तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास जो टेस्ट है वहां पे, लेकिन एनएटी का ऑप्शन है, तो एनएटी आपको एनएटी और एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। एनएटी और एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। सर ग्रुप 3 से नहीं देंगे ना? नहीं, ग्रुप 3 से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा,
ये है कि वो आपका क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे स्टीरियो में आपसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूछते हैं, है ना, वो क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि पॉइंट ग्रुप निकालो, नो, ये कोई क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना भी नहीं है। आपको ग्रुप 3 के पहले 3 लेक्चर देखने हैं। इस टेस्ट की जो टाइमिंग रहेगी वो 45 मिनट रहेंगे। 45 मिनट इस टेस्ट को देने में लगेगा आपको, ठीक है, दे सकते हो 45 तक। और भाई आप इसको डेस्कटॉप पे भी दे सकते हो शायद, अगर आप डेस्कटॉप पे दोगे तो अच्छे से डेस्कटॉप पे देना, क्योंकि आपको अच्छे से दिखेंगे। डेस्कटॉप मतलब लैपटॉप या पीसी पे, वो मैं एक बार आपको कंफर्म करके बताऊंगा कि आप कैसे दे सकते हैं। एनईटी का ऑप्शन हटा दीजिए। क्यों भाई अभी ने एनईटी, ठीक है भाई, जैम में एनईटी आएंगे, एनईटी का ऑप्शन रहेगा। एनईटी का सिर्फ 5 क्वेश्चन दूंगा एनईटी के, 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में एनईटी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप या पीसी पे कैसे देना ये मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है आपको डेस्कटॉप पे देना है, तो अभी से ऑनलाइन एग्जाम देने की आदत डाला। इस टेस्ट को आप 5 बजे के बाद दे सकते हैं भाई, 5 PM के बाद दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो टेस्ट आपको मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे। आप अपनी ऐप को ओपन करोगे, आपके कोर्स में जाओगे जब आप, ठीक है, मैं देख के बता रहा हूँ कि मैं कहाँ पे डालूंगा अभी, है ना। तो आपको आपके कोर्स में जाना है। सबसे पहले तो आपके कोर्स में जाना है जो आपने बाय किया हुआ है यहाँ पे जैम 21 के लिए। उसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपके पास, एक टॉपिक वाइज ऑनलाइन, या मैं स्टीरियो में डलवा दूं, सॉरी स्टीरियो में डलवाता हूँ भाई। स्टीरियो केमिस्ट्री में जाना, आप कहाँ पे जाओगे, स्टीरियो केमिस्ट्री में, वहां पे मैं डाल दूंगा आपका ऑनलाइन टेस्ट। स्टीरियो केमिस्ट्री का फोल्डर खोलना, वहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री को ओपन करना, वहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो टॉपिक वाइज नहीं, आपको कोर्स में स्टीरियो केमिस्ट्री के फोल्डर में जाना है। स्टीरियो केमिस्ट्री के फोल्डर में जाने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। वो सर डाउट स्टीरियो के, कोई बात नहीं, आप बाद में ले लेना, स्टीरियो के डाउट बाद में ले लेना, ठीक है। मुझे एनईटी का नहीं पता, एनईटी का मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है। अच्छा भाई, सभी को एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप चाहते हो, कल मैं 12 बजे, कल आपकी कोई क्लास तो है नहीं, कल मैं 12 बजे आपका दोपहर को 12 बजे सेशन लेने जा रहा हूं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जैम 2021। क्या सिलेबस आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका पब्लिक रहेगा, लाइव क्लास है, ये यूट्यूब पे चलेगी, है ना। लाइव क्लास यूट्यूब पे और पब्लिक रहेगी, मतलब कोई भी बच्चा देख सकता है। तो आप अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। मैं जैम के बारे में सब कुछ बताऊंगा, पूरा एनालिसिस करेंगे कि कैसे तैयारी कर सकते हैं। एमएसक्यू नहीं रहेगा, अभी एमएसक्यू नहीं रहेगा। सर फुल मार्क्स कितने का होगा भाई, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है। सिर्फ एनईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं, वहां पे 0.66 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू टफ रहेगा। इजी मैंने नहीं डाले हैं, इजी मैंने नहीं डाले हैं, क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू टफ रहेगा। तो बहुत बेहतरीन, जिसकी इस टेस्ट को आप बाद में कभी भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन कल जो बच्चे देंगे उन्हीं को मैं काउंट करूंगा कि वो कॉम्पीट कर रहे हैं। टेस्ट आपका तैयारी पता करने के लिए होता है कि आपकी कितनी तैयारी है। स्टीरियो में आपके किस टॉपिक में डाउट आ रहे हैं, उसके लिए टेस्ट होता है। टेस्ट का मतलब ये नहीं है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो ये आपको भाई कल टेस्ट देना है, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट कुछ और पूछना हो तो बताओ, नहीं इस क्लास को मैं एंड करता हूँ। और कल 12 PM पे आपका सेशन होगा ऑनलाइन जैम 21 के लिए, वहां पे आप आ सकते हैं। यस कर दूंगा आशुतोष, बिल्कुल कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो चलिए भाई, मेरी तरफ से आप सभी को गुड नाइट, गुड इवनिंग, मिलते हैं कल। टेस्ट देना सभी बच्चे, सुबह अच्छे से रिवीजन करना, पूरी स्टीरियो की रिवीजन करना। शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ भाई, शॉर्ट नोट्स बनाने बड़े जरूरी हैं, ठीक है, ओके। और फिर 1 से 2 दिन के बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। जो टेस्ट मैं बनाऊंगा उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। भाई आज एक बच्चा मुझसे बात कर रहा था व्हाट्सएप पे, वो कह रहा था सर मतलब ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि प्रैक्टिस के नाम पे मतलब कह दो, है ना। वो पूछ रहा था कि मुझे जैम 2021 की प्रिपरेशन करनी है। कह रहा था हमें किसी टीचर ने कहा कि मैं प्रैक्टिस वगैरह करवाऊंगा और 1-2 क्लास लेते हैं। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। मैं जो क्लास लेता हूँ वो पूरी परफेक्ट तरीके से लेता हूँ। आपको प्रॉब्लम्स मैंने सफिशिएंट करवाई है, कितने क्वेश्चन करवाए होंगे मैंने आपको स्टीरियो में, और ऐसे ही मैंने जीओसी में करवाए। ऐसा नहीं है कि स्टीरियो में मैंने इतने क्वेश्चन करवाए तो जीओसी में नहीं करवाऊंगा। अब जीओसी लिंक्ड है भाई, है ना। जीओसी में ऐसा नहीं है भाई मैं आपको इंडक्टिव पढ़ा दूं तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, नहीं पढ़ाए जा सकते। इसीलिए मैं आपको लास्ट में जीओसी के असाइनमेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू सेशन डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो भाई वो स्टूडेंट क्या पता रिकॉर्डेड कभी देखे इस क्लास को, ले वो मेरा कोर्स, तो भाई है ना।
समझ पा रहे हो बात को? तो क्या कोर्स में कैसा लग रहा भाई? कोर्स का फीडबैक दो मुझे एक बार आप फटाफट से इनका, या आप फीडबैक दीजिए कोर्स के बारे में। सभी बच्चे बताओ भाई कैसा चल रहा है कोर्स? कोई सजेशंस हो कोर्स के रिगार्डिंग तो वो भी बताइए। कुछ और चाहते हो आप कि कुछ और? जी देखो क्या कि यार सिलेक्टेड चीजें पढ़ने का ही फायदा है, ज्यादा डिटेल में जीओसी पढ़ने का, स्टीरियो पढ़ने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें अच्छे से अच्छे कंसेप्ट करवा। मस्त कोर्स, ओके किरण, थैंक यू। क्या इतने इस प्राइस में और इस टाइप की क्वालिटी एजुकेशन, इस टाइप के लेक्चर, इतना अच्छा कंटेंट मिल सकता है तो बड़ा मतलब है ना, मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन मैं चीज़ें अरेंज कर पा रहा हूँ, काफ़ी एफर्ट्स लगा के आपके लिए। पढ़ने में मज़ा आ रहा है, टॉपिक वाइज बहुत अच्छा है। ओके वेरी गुड अनामिका, भी करिए एकदम मस्त मस्त। ओके चलिए, गुड आफ्टरनून आप सभी को, थैंक यू।